हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोगों के मेंस होने वाले हैं अक्टूबर में, तो उस हिसाब से देखिए जनवरी से लेके और लगभग हम लोग जो अगस्त महीना है वहाँ तक का जो इन्वायरमेंट का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि जनवरी से और अगस्त तक का जितना भी इन्वायरमेंट में इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं अपनी तरफ से पढ़ा दूँ। बाकी आप जो इम्पॉर्टेंट समझते हैं उसको भी पढ़ने के लिए आप खुले हुए हैं, आप जो भी चाहें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो जो टॉपिक्स इन्वायरमेंट में इम्पॉर्टेंट लगेंगे उसको मैं बताऊँगा आपको। तो देखिए, जाहिर सी बात है, ये जनवरी महीने का पहला वीडियो है, यानी कि जनवरी महीने का जो इन्वायरमेंट था उसके ऊपर ये पहला वीडियो है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या क्या घटनाएं जनवरी में घटी थी। और देखिए, मैं हर महीने को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, यानी कि जनवरी का ये पार्ट 1 है, अभी एक पार्ट 2 का वीडियो और आएगा। तो देखिए, पहली घटना हो गई कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट पवन सुखदेव को 2020 का टाइलर प्राइज़ मिला ग्रीन इकोनॉमी के लिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ गए। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, तो इकोनॉमिस्ट तो समझा है हम लोगों ने, यानी कि अर्थशास्त्री तो हम लोगों ने समझा है, लेकिन ये आपका वातावरणीय अर्थशास्त्री या फिर कह लीजिए जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे जुड़ा हुआ इकोनॉमिस्ट ये क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि टाइलर प्राइज़ क्या है। तो टाइलर प्राइज़ किस लिए दिया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक ऑप्शन के रूप में हो सकता है। तो बस इतना याद रखना काफ़ी होगा कि जो टाइलर प्राइज़ है ये हमारा इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जो लोग अपना अच्छा योगदान देते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी लोग इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अच्छा योगदान देते हैं उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन उठता है कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है, क्योंकि इन्हें ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में काम करने के लिए ही पवन सुखदेव को ये टाइलर प्राइज़ मिला है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, जिसमें कि टाइलर प्राइज़ हम लोगों ने समझ लिया कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन की जो कि एक बॉडी है, और ये किस लिए काम करता है। यूएनईपी ये काम करता है हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। तो वहीं से देखिए ये ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया है। और देखिए इसने ग्रीन इकोनॉमी को किस तरह से डिफ़ाइन किया है, या फिर कह लीजिए ग्रीन इकोनॉमी, या फिर हिंदी में कहें तो हरित अर्थव्यवस्था, इसकी क्या परिभाषा दी है यूएनईपी ने, इसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इस तरह का कह लीजिए कि एक्टिविटीज़ या इस तरह की हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि ह्यूमन वेलबींग को बनाएं, यानी कि वेलबींग को बढ़ाएं, यानी कि हम लोग जो मनुष्य हैं वो हम लोगों की जो वेलबींग है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए हम लोगों के जो रोग हैं या फिर और भी जो वेलबींग से होता है हम लोगों का जो पोषण है उसके स्तर को बढ़ाना, यानी इस दिशा में जो काम करे ऐसी इकनॉमी हो। साथ में ऐसी इकनॉमी हो जो कि सोशल इक्विटी लाए, यानी कि समाज में ऐसा ना हो कि एक आदमी बहुत अमीर है और बाकी लोग बहुत गरीब हैं, यानी कि 10 लोग तो अमीर हैं और बाकी 90 लोग गरीब हैं, ऐसा ना हो। तो यानी कि सोशल इक्विटी लाए, इस तरह की इकनॉमी हो। और इसके साथ ही क्या करें कि जो हमारे इन्वायरमेंटल रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि कोयला जलाने से जो लगातार प्रदूषण हो रहा है, ओजोन की परत जो लगातार हमारी गलती जा रही है, या फिर इसी तरह से जो इकोलॉजिकल स्कैर्सिटीज़ हो रही हैं, जैसे कि कोरल ब्लीचिंग हो गया, यानी कि जो कोरल होते हैं वो नष्ट हो रहे हैं। आपने देखा कि हमारे यहाँ शेर हैं, चीते हैं, इनकी आबादी बहुत कम रह गई। यानी कि जो अलग अलग लेवल पे जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारी इकोलॉजी है, उसमें जो कमियां पैदा हो रही हैं उनको दूर करें। यानी कि अब देखिए पूरा समअप कर देता हूँ, एक में बता देता हूँ। इस तरह की इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी कहा जाएगा जो ह्यूमन वेलबींग को बढ़ावा दे, यानी कि जैसे पोषण हो गया, स्वास्थ्य होगा, इन चीज़ों पे जो काम करे। इसके साथ ही सोशल इक्विटी को बढ़ावा दे, यानी कि समाज में समानता की स्थापना करे। इसके साथ ही जो इन्वायरमेंटल रिस्क हैं उनको कम करे, तो उसमें आपका CO2 का उत्सर्जन हो गया, मीथेन का उत्सर्जन हो गया, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, यानी इन्वायरमेंटल रिस्क को कम करें। और जो इकोलॉजिकल स्कैर्सिटीज़ पैदा हो रही हैं, इकोलॉजिकल स्कैर्सिटीज़ कैसे पैदा हो रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कोरल ब्लीचिंग हो गया, जो जानवर अलग अलग ख़त्म हुए जा रहे हैं वो हो गया, हमारी बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ ख़त्म हो रही हैं वो हो गया। तो इन चीज़ों को कम करें, इस तरह की जो अर्थव्यवस्था होगी उसे कहेंगे ग्रीन इकोनॉमी। ये परिभाषा किसने दी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। तो दूसरा भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। अब देखिए आगे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि ये जो पवन सुखदेव को प्राइज़ मिला है, तो पवन सुखदेव जी ने आखिर किया क्या है। तो देखिए 2008 में, यानी कि ईयर 2008 में यूएनईपी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव। और ये प्रोग्राम किस लिए था, ये ग्लोबल रिसर्च के लिए था और कंट्री लेवल पे असिस्टेंस के लिए था। यानी कि जो हमारा पूरी की पूरी दुनिया है
अभी अभी हम लोगों ने जो ग्रीन इकोनॉमी की डेफिनेशन देखी है, तो इस ग्रीन इकोनॉमी से संबंधित कि किस तरह से ये जो ग्रीन इकोनॉमी है इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, इससे संबंधित रिसर्च करें। कंट्री लेवल पे भी इसका एक दूसरे को कह लीजिए कि सपोर्ट किया जाए, कंट्रीज़ अपने यहाँ एक तरह से इसके लिए फंडिंग करें। यानी कि पॉलिसी मेकर्स, आज हमारे पॉलिसी मेकर्स कौन है, यानी कि जो भारत सरकार है। जैसे कि आज मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी हमारे यहाँ के पॉलिसी मेकर हैं, जो मोदी जी की सरकार है। तो मतलब कि एक तरह से जो भारत सरकार है या फिर किसी भी देश की सरकार है, उसको इसके लिए मोटिवेट किया जा सके, इसके लिए प्रेरित किया जा सके कि आप इन्वायरमेंट की दिशा में इन्वेस्ट करिए। यानी कि आप एक हरित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए या फिर कह लीजिए कि इन्वायरमेंटल इकनॉमी बनाने के लिए आप इन्वेस्ट करिए। तो इसके लिए भी देशों को मोटिवेट किया जा सके। तो इन सब कारणों से क्या लॉन्च किया गया था, ग्रीन इकनॉमी इनिशिएटिव। तो फिर से समअप करूँगा बहुत तेज़ी से कि ग्रीन इकनॉमी इनिशिएटिव क्या है। ये ग्लोबल रिसर्च को बढ़ावा देता है, इसके साथ ही देशों का जो आपसी कह लीजिए सहकारिता है, एक दूसरे को सहायता है, उसमें बढ़ावा देता है। और साथ में जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, यानी कि जो हमारी नीति निर्माता हैं, जैसे कि सरकार हो गई, उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि आप ऐसी नीतियाँ बनाइए जिनसे कि इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, या फिर कह लीजिए कि जो हमारा वातावरण का क्षेत्र है, जो हमारा पर्यावरण का क्षेत्र है, उसमें निवेश में वृद्धि हो सके। तो देखिए पवन सुखदेव ने क्या किया था, इन्होंने एक 2008 में बहुत ही अच्छी रिपोर्ट दी थी, ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट दी थी किस चीज़ के ऊपर, जिसको कहते हैं टीप। तो इनकी रिपोर्ट क्या हो गई, टीप। ये पवन सुखदेव ने दी थी 2008 में। तो इसकी फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। और इसको होस्ट किसने किया था, यूएनईपी ने। तो ये जो 2008 में रिपोर्ट आई इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि टीप, जिसको कि यूएनईपी ने होस्ट किया, इसी की वजह से ग्रीन इकनॉमी मूवमेंट चालू हो पाया। तो ग्रीन इकनॉमी मूवमेंट को शुरू करने में या एक तरह से इसको प्रेरित करने में पवन सुखदेव की जो रिपोर्ट थी 2008 की, इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसका बहुत ज़्यादा सहयोग था। तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं। अब देखिए ये वर्ड आया इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी इसी तरह से पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको फंसा देगा। अब मालूम हो आपको केवल टीप के बारे में नहीं पता है, बाकी सब पता है और आप फंस जाएंगे। तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रिसर्च करना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए। तो टीप क्या है, देखिए 2007 में क्या हुआ, जो G8 कंट्रीज़ हैं और उसके साथ ही 5 कंट्रीज़ और, इन्होंने एक ग्लोबल स्टडी कराई। देखिए ये ग्लोबल स्टडी मैंने यहाँ पे केवल लिख दिया, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कैसी ग्लोबल स्टडी थी। तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट के बारे में ग्लोबल स्टडी है, तो उसमें यही देखा जाएगा कि जो हम लोग आजकल गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे कोयले का उत्सर्जन कर रहे हैं, जो अलग अलग हमारे जो वाहन है उससे जो उत्सर्जन हो रहा है, या फिर हमारे जो पानी के जहाज़ होते हैं, आकाश में जो जहाज़ उड़ते हैं, उनसे जो उत्सर्जन होता है, यानी कि गैसें निकलती हैं, उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कितना नुकसान हो रहा है, यानी जैव विविधता जो होती है उसको कितना नुकसान हो रहा है। और इसका एक तरह से इकोनॉमिक जो वो है एस्पेक्ट, या फिर कह लीजिए जो अर्थव्यवस्था से संबंधित इसका एस्पेक्ट है, उसको देखा गया। यानी कि हम लोग जितना अपनी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसके ऊपर कितना निवेश करके, यानी कि कितना खर्चा करके हम अपना कितना लाभ कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए निवेश करते हैं अलग अलग देश, तो उनको कितना लाभ हो सकता है। यानी कि अर्थव्यवस्था के केवल देखिए नैतिक आधार पे नहीं कि नहीं हमें इन्वायरमेंट बचाना चाहिए, इसने ये रिसर्च करवाई कि किस तरह से ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा पहुंचाएगा अगर हम इन्वायरमेंट की दिशा में काम करेंगे। तो ये एक ग्लोबल स्टडी हुई थी। और देखिए इस ग्लोबल स्टडी का ध्यान रखते हुए जो जर्मनी और यूरोपियन कमीशन है, उन्होंने पवन सुखदेव के अंडर में एक स्टडी करवाई। और जो ये स्टडी हुई, इसी की वजह से ये जो टीब है, यानी द इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे सामने आया। तो देखिए टीब का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, यूएनईपी के अंडर में ये काम करता है। या फिर कह लीजिए इसका जो होस्ट है, टीब का जो होस्ट है वो यूएनईपी है, ठीक है। अच्छा, टीब काम क्या कर रहा है, मेकिंग नेचर्स वैल्यू विजिबल। अभी इसी चीज़ को तो हम लोगों ने समझा कि एक ऐसी स्टडी की गई जो ये बता रही थी कि नेचर की हम लोगों के लिए क्या वैल्यू है, या फिर कह लीजिए जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इस सब की आर्थिक हमारे लिए मूल्य क्या है।
अब देखिए जो हमारा टीब है उसने अक्टूबर 2010 में फिर एक अपनी रिपोर्ट दी जिसका नाम हम लोग बस जनरली देख लेते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन स्ट्रीमिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ नेचर ए सिंथेसिस ऑफ द अप्रोच कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशन ऑफ टीब। यानी कि टीब की जो कंक्लूजन्स रहे हैं, जो रिकमेंडेशन रही हैं इकोनॉमिक्स ऑफ नेचर, एक तरह से जो हमारी नेचर की इकोनॉमिक्स है या फिर हमारा जो वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, इसकी जो इकोनॉमिक्स है, इसको मेन स्ट्रीम करने में जो हमारी टीब है उसके जो कंक्लूज़न रिकमेंडेशन रहे हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट आई अक्टूबर 2010 में टीब की, और एक बैंक ऑफ नेचुरल कैपिटल स्थापित किया गया। तो ये बैंक ऑफ नेचुरल कैपिटल क्या करेगा, जो जनरल पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उस तक अपनी जो फाइंडिंग्स हैं या फिर इस रिपोर्ट में जो कुछ खोजबीन हुई है उसको जनरल पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेगा। तो बस इतना याद रखना है कि बैंक ऑफ नेचुरल कैपिटल का संबंध किससे है, तो बस आपको इतना याद रहना चाहिए कि TEEB टीब से है। बस इतना ही ऑप्शन शायद आएगा, अगर आएगा या फिर PCS वगैरह में आ जाए तो आप लगा के चले आएंगे। तो इस तरह से ये जो पवन सुखदेव जी को अवार्ड मिला है टाइलर प्राइज़, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने ग्रीन इकोनॉमी क्या है और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट क्या है, इन चीज़ों को समझ लिया। अब देखिए जो अगली खबर है, ये खबर महत्वपूर्ण नहीं है इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे नज़रिए से इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे एक तरह से आपको बता रहा हूँ। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है वो गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया हमारा, और साथ में गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसकी मदद से क्या करेगा, एक नया प्रोसेस शुरू कर रहा है फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, जिसमें कि जो कोरल रीफ मर रहे हैं, जिसको कि कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, जिससे कोरल रीफ नष्ट हो रहे हैं, तो उनको बचाने की कोशिश करेगा। अच्छा, कैसे कोशिश करेगा? बायो रॉक टेक्नोलॉजी से। बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर भी आपको रिसर्च नहीं करना है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना आ जाता है बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है, तो एक लाइन का आंसर होगा। देखिए क्या होता है, हमारा जो ओशियन है उसमें एक तरह से कह लीजिए, या फिर जो हमारा वाटर है उसमें एक तरह से एनोड और कैथोड डाले जाते हैं। जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो समझते होंगे। तो एनोड कैथोड से क्या होता है, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन ये बनते हैं। तो फाइनली इससे क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 जो है वो उत्पन्न होता है। तो जब CaCO3 उत्पन्न होगा तो वो हमारे जो कोरल्स होते हैं उनको लाभ पहुंचाता है, यानी कि कोरल्स की ग्रोथ में मदद करता है, क्योंकि कोरल्स को अपना स्केलेटन बनाने के लिए ये जो चूना होता है या कह लीजिए CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसकी ज़रूरत होती है। और CaCO3 जो है हम एक तरह से कृत्रिम तरीके से बना रहे हैं या फिर कह लीजिए आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं पानी के अंदर ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि एक एनोड और एक कैथोड, इसकी रॉड्स डाल के। तो ये हो गई आपकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी। अब देखिए कोरल रीफ, इनकी वैल्यू क्या है, हम क्यों इनको इतनी वैल्यू दे रहे हैं, क्यों इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो समुद्र के अंदर, पहली बात तो कोरल रीफ कहाँ होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं, और क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रखते हैं, स्पेसीज़ डाइवर्सिटी रखते हैं। स्पेसीज़ डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि इनमें जो बहुत सारी कह लीजिए जैव विविधता पाई जाती है, तरह तरह के जीव जंतु इनमें पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे जीव जंतुओं के जीवन को ये सपोर्ट करते हैं। और बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, वही बात हो गई कि बहुत ज़्यादा एक तरह से हमारे जो सारे जीव जंतु हैं वो इन पे निर्भर होते हैं। देखिए जैसे कि कोई भी हमारी खाद्य श्रृंखला होती है, कोई भी हमारी चेन होती है, उसमें सारे जीव जंतु एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के लिए और स्पेसीज़ डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ कोरल रीफ का एक और बहुत मेन फंक्शन है, या फिर कह लीजिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कि ये हमको लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड देते हैं, यानी लंबे समय का रिकॉर्ड देते हैं कि किस तरह से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ है या चेंज हो रहा है, किस तरह से हमारी जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। अच्छा, भारत में कहाँ कहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं, एक शॉर्ट में देख लेते हैं। गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ मन्नार यानी कि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का जो आइलैंड है वो, और ये मालवा है महाराष्ट्र में। तो इन सारी जगहों पे आपको कोरल रीफ पाए जाएंगे या कोरल रीफ मिलेंगे। अब देखिए कोरल को नुकसान किस तरह से पहुंच रहा है जो हमारे कोरल्स हैं, तो इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या है, देखिए समुद्र का पानी मान लीजिए तेज़ी से गर्म हो रहा है, आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसकी वजह से हमारे समुद्र भी तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। तो समुद्र का पानी अगर गर्म होगा किसी भी वजह से, तो क्या होगा, देखिए जो हमारा कोरल होता है उसका एक तरह से जो स्केलेटन होता है, जैसे हम लोगों का स्केलेटन होता है, उसी तरह से जो कोरल का स्केलेटन होता है उसके अंदर एक अलगई रह रही होती है, ठीक है। तो ये जो अलगई है इसको कोरल बाहर फेंक देते हैं, या कह लीजिए
वो बाहर निकल जाती है उनके टिश्यूज़ से, जो कोरल के वो टिश्यूज़ होते हैं उससे अलग ही बाहर निकल जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोरल का जो रंग होता है वो सफ़ेद पड़ जाता है। वो वैसे कई सारे कलर्स के कोरल्स होते हैं, तो वो अचानक से सफ़ेद पड़ जाते हैं। इसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। देखिए ब्लीचिंग क्या होता है, हमारे जब कपड़ों पे दाग लग जाता है तो हम उसको साफ़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, तो वो फिर से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो यही ब्लीचिंग होती है। तो कोरल के साथ जब ये ब्लीचिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है कि उनके टिश्यूज़ हैं उससे अलग ही जो है वो बाहर निकल जाती है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कोरल ब्लीचिंग को एक तरह से स्टार्ट कर सकती हैं। एक तो हम लोगों ने देख लिया कि समुद्र का जो टेम्परेचर है वो अचानक से अगर बढ़ जाएगा तो फिर कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। इसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा केमिकल जो हैं वो हमारे समुद्र में मिलेंगे तो भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। अब देखिए भारत में क्या क्या किया गया है कोरल को बचाने के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको एक आध प्रोजेक्ट बता दूँगा क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, और अगर आएंगे तो आपकी मेमोरी में ये फीड हो जाएंगे, आप कर लेंगे। तो देखिए कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट चल रहा है। किसके द्वारा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टाटा केमिकल जो लिमिटेड है, ये तीनों मिलके इसको चला रहे हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने COMAPS यानी कि कोमैप्स कह लीजिए, कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम, इसको चला रखा है। इसके साथ ही लैंड ओशियन इंटरेक्शंस इन कोस्टल जोन, एक ये भी चला रखा है, यानी कि लैंड ओशियन इंटरेक्शंस इन कोस्टल जोन्स एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मैरीन मैनेजमेंट। तो ये 2 प्रोजेक्ट और चला रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको रटने के चक्कर में मत पड़िएगा। फिर देखिए आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कोस्टल जो रेगुलेशन जोन है वहाँ पे कुछ नियम भी बना रखे हैं, और उसके लिए क्या है कि नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। यानी कि जो हमारी कोस्टल जोन है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं यानी जो तटीय क्षेत्र हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए एक नेशनल अथॉरिटी बनाई गई है और स्टेट लेवल पे भी अथॉरिटी बनाई गई है, जिसको कि नोटिफाई किया है भारत सरकार ने कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंतर्गत। फिर देखिए इसी तरह से कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम भी लगाया गया है, जो कि सैटेलाइट की मदद से जो सी सरफेस टेम्परेचर वगैरह है उस पर नज़र रखता है और बताता है कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है या कोरल ब्लीचिंग होने वाली है। एक तरह से उसके लिए हमें अलर्ट करता है। अब देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि गुजरात सरकार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रही है। यानी कि हमारा एक तरह से जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो गुजरात सरकार के साथ मिलकर कोरल रीफ की जो कोरल ब्लीचिंग होती है उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों को एक मौका मिला है, ये एक अच्छा मौका है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है इसको डिस्कस कर लें। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1916 को स्थापना हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब इसकी स्थापना वगैरह इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पॉर्टेंट है कि ये काम क्या करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है भारत में। ठीक है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है। चलिए इसके बारे में देखते हैं ये क्या करता है। रेड डाटा बुक, अक्सर आप UPSC में क्वेश्चन देखते होंगे कि रेड डाटा बुक में इसको जोड़ा गया, इस एनिमल को निकाला गया। तो ये कौन पब्लिश करता है, हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही पब्लिश करता है। और इसने पहली बार कब पब्लिश की थी, 1983 में पब्लिश हुई थी ये पहली बार। और उसके बाद से ये देखिए IUCN के अंतर्गत जो रेड डाटा बुक होती है उसको लगातार हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता रहता है। दूसरा क्या होता है, देखिए हमारी जो फौना ऑफ इंडिया है, 2 चीज़ें होती है, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा क्या होती है, जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं। फौना क्या होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, शेर चीता ये सब हो गए। तो जो हमारे स्टेट्स के फौना हैं, इंडिया के फौना यानी कि जो भारत के जीव जंतु हैं, फिर भारत के अलग अलग राज्यों में जो जीव जंतु हैं, और जो हमारे कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ देखिए जैव विविधता के लिए पार्क वगैरह बना दिए जाते हैं। आप जानते हैं असम में जैसे गैंडों का प्रोटेक्शन होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो कंजर्वेटिव एरिया बनाए जाते हैं, जहाँ पे कंजर्वेशन एरिया बनाए जाते हैं, जहाँ पे जीव जंतु जो स्पेशल टाइप के होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको बचाया जाता है। तो उनमें इस समय जीव जंतुओं की क्या स्थिति है, कितने वहाँ पे जीव जंतु बचे हैं, इस सब का डेटा भी कौन देता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में कितने जीव जंतु हैं, राज्यों में कितने हैं, और कंजर्वेशन एरियाज़ में कितने हैं। इसके साथ ही फिर देखिए आम कुछ काम जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया,
इसके साथ ही देखिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके ऊपर काम करता है, रिमोट सेंसिंग स्टडीज़ के ऊपर काम करता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके लगातार कि हमारे यहाँ पे जो ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी संख्या कम रह गई है उनकी संख्या कितनी है, कहाँ पे कितने हैं, ये सारी चीज़ें पता चले। इसके लिए रिमोट सेंसिंग स्टडीज़ करता रहता है, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग करता रहता है, और इससे ये सब पता चलता रहता है कि कौन सी थ्रेटेंड स्पीसीज़ है इंडिया में, एनिमल्स की डाइवर्सिटी क्या है, इन सब बातों को पता चलता करता रहता है। फिर इट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसके डेवलपमेंट में भी ये काम करता है। इसके साथ ही देखिए अब ये जो अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो देखिए एक कह लीजिए कि करार है, या कह लीजिए कि एक हम लोग जो कहते हैं कि एग्रीमेंट टाइप का है अलग अलग देशों के बीच में। ये एग्रीमेंट इसलिए है कि ऐसे फौना और फ्लोरा यानी ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियाँ जो कि इंडेंजर्ड हो गए हैं, जो कि खतरे में आ गए हैं, तो उनका व्यापार रोका जाए। तो इसके लिए अलग अलग देशों के बीच में करार है जिसे कहते हैं साइट्स या कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसका जो संचालन करता है या फिर कह लीजिए इसका जो डेवलपमेंट के लिए काम करता है वो भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। इसके साथ ही देखिए जो रिसर्च प्रोग्राम है बायोडाइवर्सिटी पे, उन सबको भी वो भारत में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, विदेश की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चलाता रहता है। फिर देखिए जो अगला टॉपिक है वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से संबंधित जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने वेटलैंड्स को लेके कुछ नए रूल्स जो हैं उनको नोटिफाई किया, या कह लीजिए कुछ नए रूल्स बनाए हैं। तो ये जो वेटलैंड्स के लिए रूल बनाए हैं इनका नाम है वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। वेटलैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए वेटलैंड एक तरह की दलदली ज़मीन सी होती है, यानी कि एक ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर पूरे सीज़न में, यानी कि पूरे के पूरे साल या फिर साल के किसी विशेष सीज़न में पानी जमा रहे। और यहाँ पे जो वेटलैंड्स होते हैं, जो कह लीजिए कि इस तरह की जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, जो वेटलैंड होते हैं, इनके ऊपर जो जीव जंतु होते हैं, यानी कि मछलियाँ हो गई या जो भी हो गया, डॉल्फिन्स वगैरह होती हैं यहाँ पे वेटलैंड्स में, तो ये जो जीव जंतु हो गए, वनस्पतियाँ हो गई, इन सब के लिए जो कह लीजिए मेन सोर्स होता है जो इनको जीवन देता है वो वाटर होता है। यानी कि जो वाटर होता है वो प्राइमरी फैक्टर होता है, वो मुख्य कारक होता है इस वेटलैंड का जो इन्वायरमेंट है, और इस इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ को नियंत्रित करने वाला प्राइमरी फैक्टर कौन सा होता है, वाटर होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए जो हमारी इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री है उसने वेटलैंड को लेके ये रूल्स जारी किए हैं, और ये जो रूल्स जारी किए गए हैं, अब देखिए जाहिर सी बात है अगर आप कोई नियम बनाना चाहते हैं तो कोई ना कोई पहले उसके ऊपर अधिनियम बना होगा, यानी एक्ट बना होगा। तो उसी एक्ट को ध्यान में रखते हुए आप अलग अलग गाइडलाइंस जारी करेंगे, अलग अलग तरह के नियम बनाएंगे, यानी कि उस एक्ट के अंतर्गत जो नियम बन सकते हैं। तो जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के वीडियोज़ में शायद हम लोग इसे पढ़ें। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसको ध्यान में रखते हुए वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेकर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसने कुछ रूल्स बनाए हैं। वेटलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वाटर जो होता है वो प्राइमरी फैक्टर या मुख्य कारक होता है यहाँ के जीव जंतुओं को, यहाँ के इन्वायरमेंट को, और यहाँ का जो कह लीजिए कि पेड़ पौधे उन सबको नियंत्रित करने वाला, उन सब के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला। तो वेटलैंड में अब जाहिर सी बात है हाइड्रोलॉजी की बात होगी तो वही बात आएगी कि पर्सिपिटेशन से, यानी कि जो हमारी जल वाष्प वगैरह होती है उसकी वजह से, सरफेस का जो वाटर होता है यानी कि जो रिवर से मिल जाता है, जो सी से मिल जाता है उसकी वजह से, या फिर जो ग्राउंड के अंदर वाटर होता है उसकी वजह से यहाँ पे इस ज़मीन के ऊपर लगातार पानी जमा रहता है, या साल के कुछ विशेष समय में पानी जमा रहता है जिससे कि ज़मीन दलदली हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो वेटलैंड्स में मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होती है, वो हाइड्रिक सॉइल होती है। यानी कि ये जो सॉइल होती है, हाइड्रिक सॉइल का मतलब ये हो गया, देखिए हाइड्रोलॉजी, हाइड्रिक, ये सारे वर्ड हम लोग समझ रहे हैं कि वाटर से ही संबंधित है। तो हाइड्रिक सॉइल का मतलब ही हो गया
कि ऐसी सॉइल या फिर ऐसी मिट्टी जिसका जो हर दाना है, कह लीजिए ईच जो ग्रेन है या हर दाना है, उस पे पानी मौजूद रहता है। और क्योंकि इसके हर दाने में पानी मौजूद रहता है और इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है, तो यहाँ पे सॉइल कैसी पाई जाती है? हाइड्रिक सॉइल रहती है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो अब देखिए पेड़ पौधे कैसे होंगे, यानी कि बायोटा कैसा होगा। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो होते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं या यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हो गए साइप्रस, सिल्वर मैपल, मैंग्रोव। तो ये सारे जो पेड़ पौधे हैं जो यहाँ का बायोटा है वो होता है, या फिर कह लीजिए ये सिल्वर मैपल, साइप्रस, मैंग्रोव, ये सारे जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। इसी के साथ देखिए एक नया इसमें कह लीजिए कि जुड़ाव है इसी टॉपिक में कि 10 रामसर साइट्स भी भारत में घोषित की गई हैं। 10 नई जो रामसर साइट्स हैं उनको भी भारत में घोषित किया गया है। अब देखिए रामसर साइट्स क्या होती हैं, पहले तो इसको समझना ज़रूरी है। और रामसर साइट्स को समझने के लिए ये ज़रूरी समझना है कि रामसर कन्वेंशन एक्चुअली है क्या, ये कैसे होता है, क्या होता है। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में हम लोग अब समझेंगे। तो देखिए जो रामसर साइट्स हैं उनका भी सीधा संबंध वेटलैंड्स है, यानी कि जो वेटलैंड्स हैं इनको जो नुकसान पहुंच रहा है, यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ के जो इन्वायरमेंट हैं, उनको जो नुकसान पहुंच रहा है उसको बचाने के लिए जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ है जिसे कहते हैं रामसर समझौता या फिर रामसर कन्वेंशन। और इसी के अंतर्गत जो वेटलैंड्स को लेके साइट्स घोषित की जाती हैं, यानी कि ऐसे स्थान जो घोषित किए जाते हैं जिन पे वेटलैंड हैं और जिनका संरक्षण किया जाना है, जिनको बचाना है, तो उन स्थानों को कहते हैं रामसर साइट्स। क्योंकि ये रामसर समझौते के अंतर्गत घोषित किए गए वेटलैंड हैं तो इन्हें रामसर साइट कहते हैं। तो रामसर साइट जो है ये यूनेस्को के अंतर्गत एक समझौता हुआ था जो विभिन्न जो हमारे विश्व की सरकारें हैं, यानी कि अलग अलग जो सरकारें हैं उनके बीच का एक इंटर गवर्नमेंटल समझौता है या फिर ट्रीटी है जो कि यूनेस्को के द्वारा कराई गई थी 1971 में, और 1975 से ये फोर्स में आई है या फिर लागू हुई है। तो अब देखिए भारत में यानी कि 10 नए वेटलैंड्स को घोषित किया है रामसर साइट के अंतर्गत, यानी कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। अब ये कन्वेंशन क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये वेटलैंड के ऊपर एक कन्वेंशन है जो कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, यानी कि अंतर सरकारी जो कह लीजिए समझौता है। और ये नेशनल एक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है, यानी कि एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि जो कोई देश हैं या फिर जो अलग अलग देश हैं वो आपस में किस तरह से कोऑपरेशन करेंगे, किस तरह से अपने आप एक्शंस लेंगे, किस तरह से नियम बनाएंगे जिससे कि जो वेटलैंड हैं और उसके जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि वहाँ पे जो जीव जंतु हैं, वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, उनको बचाया जा सके। तो ये देखिए किस चीज़ के ऊपर इसका नाम पड़ा ये भी जान लेना ज़रूरी है। ईरान का एक शहर है रामसर, उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है रामसर कन्वेंशन। और ये 1971 में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा साइन हुआ था और 1975 में फोर्स में आया था या 1975 में लागू किया गया था। अब देखिए इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हर साल में मिलते हैं, 3 सालों में मिलते हैं। और देखिए जो ये इन लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि इन सारे इस रामसर जो कन्वेंशन है इसके जो भी भागीदार हैं वो सब जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलने से जो मीटिंग होती है उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ या COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़। और यहाँ पे जो है ये जो COP है ये रामसर के बारे में सारे डिसीजन लेने वाला एक तरह से कह लीजिए मुख्य संस्था है, मुख्य इसका ऑर्गन है जो कि रामसर से संबंधित जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसका काम करता है। कौन करता है? COP। तो ये चीज़ याद रखिएगा अगर पूछ दिया जाए कि रामसर से संबंधित जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने वाली गवर्निंग बॉडी या मेन बॉडी कौन सी है, तो COP या कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है। इसके साथ ही देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे मैंने हाईलाइट किया है कि ये कोई लीगल बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, यानी कि रामसर कन्वेंशन आपके ऊपर कोई भी वैध रूप से कह लीजिए कोई भी आपके ऊपर भार नहीं डालता या लीगल रूप से ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, यानी आप मानने के लिए इसको बाध्य नहीं है।
अब देखिए रामसर समझौता जो है इसके अंतर्गत ऐसी एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें उन सारे वेटलैंड्स के नाम रखे जाते हैं जिनमें कोई चेंजेस आ रहा है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, या जो मनुष्य वहाँ पे जाके इंटरफियरेंस करता है, रहने लगता है, बस्ती बना लेता है, उसकी वजह से जो वेटलैंड में परिवर्तन आ रहा है, यानी कि वहाँ की ज़मीन जैसे है वहाँ पे मान लीजिए घर बनाए जा रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, तो उन सारी जानकारियों को एक जगह पे लाने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है रामसर समझौते के अंतर्गत। इसको कहते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है? तो रामसर लिस्ट से। और ये क्या है? वेटलैंड्स के संबंध में ये सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्वायरमेंट संबंधित चीज़ आ रहे हैं मानवीय गतिविधियों या टेक्नोलॉजी या पॉल्यूशन वगैरह की कारण। तो इस तरह की मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भारत के अभी 2 प्लेस हैं। एक राजस्थान का हो गया आपका क्योलाडियो नेशनल पार्क, चलिए मुझे उतना सही इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, और दूसरा जो लोकटक झील है मणिपुर में। तो ये 2 मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भारत के भी वेटलैंड अभी शामिल हैं। अब देखिए नीचे के जो ये आप नाम देख रहे हैं, ये वो नाम हैं जो अभी नए नए वेटलैंड्स 10 हम लोगों ने शुरू किया था इस न्यूज़ को कि 10 नए वेटलैंड्स रामसर साइट के अंतर्गत 10 नए वेटलैंड भारत में घोषित किए गए हैं। तो ये उन 10 वेटलैंड्स के नाम हैं। तो इन वेटलैंड्स को, जो कि महाराष्ट्र में है, पंजाब में है और उत्तर प्रदेश में, इनको आप पढ़ सकते हैं, इनका नाम आप याद कर सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीन को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। और देखिए अब इसके साथ ही जो आखिरी इन्फॉर्मेशन है वेटलैंड से संबंधित कि अब भारत में टोटल रामसर साइट के अंतर्गत घोषित वेटलैंड्स की संख्या, यानी कि रामसर का जो समझौता है उसके अंतर्गत जो भारत में वेटलैंड घोषित किए गए हैं, अब उनकी टोटल संख्या या टोटल नंबर्स हो गया है 37।